वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको डाइजेशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप मेरे नीट संसार चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइमों की जैव रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व भोजन का यांत्रिक पाचन आवश्यक है। क्योंकि यांत्रिक पाचन क्यों आवश्यक है? तो इसलिए क्योंकि यह एंजाइमों की क्रिया के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य रूप में परिवर्तित करने की क्रिया हमारे पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न की जाती है। उपरोक्त क्रिया निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा संपन्न की जाती है? तो यह दांत और जिह्वा द्वारा मैकेनिकली और जठर आंत्र पथ की पेशियों तथा ग्रंथियों द्वारा बायोकेमिकली द्वारा संपन्न की जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन के मुख्य अवयव नहीं है? तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी हैं, वसा भी है, लेकिन विटामिन मुख्य नहीं है। यह अल्प अवयव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, भोजन से ऊर्जा एवं कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में काम आते हैं। सही बात है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव अणुओं को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। यह भी सही बात है। विटामिन तथा खनिज भोजन के सूक्ष्म लघु अवयव हैं। अभी मैंने आपको बताया, तो यह भी सही है। तो यह गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। सही बात है। लेकिन निम्न में से कौन सा विकल्प अपने संरचनात्मक तथा कार्यात्मक पहलुओं से आहार नाल से पूर्णतः संबंधित नहीं है? तो हमारा जो यहाँ पर सक्कस इंटेरिकस, यह भी अपना आहार नाल से संबंधित है। यह आ जाता है। लार ग्रंथियां भी आहार नाल से संबंधित हैं। ब्रूनर ग्रंथियां भी आहार नाल से संबंधित है, लेकिन यकृत पालिकाएं आहार नाल से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मुख गुहा में नहीं पाई जाती? तो मैं आपको बता दूं कि जो लार ग्रंथि है वह मुख गुहा से बाहर पाया जाता है, लेकिन अन्य सभी मुख गुहा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतररस यानी कि सक्कस इंटेरिकस में नहीं पाया जाता? तो सक्कस इंटेरिकस में हमारा एमाइलेज नहीं पाया जाता। हमारा एमाइलेज हमारे सिलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती हैं। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अतः इन कोशिकाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? तो हमारा पर ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगी। जठर ग्रंथियां सक्कस इंटेरिकस का स्राव करती हैं। इसका स्राव क्रिप्स ऑफ लीवर गुहन कोशिकाएं करती हैं। तो अन्य देख लेते हैं, म्यूकस का स्राव करने वाली कोशिका श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका यानी कि म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं। यह भी सही है। भित्ति या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नैच कारक स्रावित करती हैं। नैच कारक विटामिन B12 के अवशोषण में आवश्यक हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं यानी कि गलत है? तो देखते हैं, प्रत्येक दांत जबड़े में बने एक सांचे में स्थित होता है, तो इसे गर्भदंती कहते हैं। सही बात है। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में 2 तरह के दांत आते हैं, इसे द्विबारदंती कहते हैं। यह भी सही है। वयस्क मनुष्य में 32 स्थायी दांत होते हैं
जो कि 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे हेटेरोडोंट कहते हैं, यह भी सही है। और हमारा ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत है, क्योंकि यह शिशु का नहीं है, यह वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें चित्र के संबंध में सही कथन को बताना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ए सबसे बाहरी परत है, और सबसे बाहरी परत हम जानते हैं उसको हम मेसोथीलियम कहते हैं। और हमारा बी में यह जो क्रमांकुचन के लिए उत्तरदायी है, इसमें यह पेशी स्तर है। और हमारा सी जो कि सब म्यूकोसा है और इसमें ब्रूनर ग्रंथि पाया जाता है। और डी हमारा म्यूकोसा है जो कि जठर ग्रंथियों का स्थान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए चित्र से संबंधित नहीं है। तो ये हमारे मनुष्य का दांत दिखाया गया है, जो कि गर्त दंती होता है, विषम दंती भी होता है। और हमारे वयस्क मनुष्य का सूत्र 21-23 होता है, लेकिन समदंती या एक्रोडेंट नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां एंजाइम को निष्क्रिय अवस्था में स्रावित करती हैं। यानी कि कौन सी ग्रंथि एंजाइम को निष्क्रिय अवस्था में स्रावित करती हैं। तो जठर ग्रंथि भी करती हैं और अग्नाशय भी करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां छोटी आंत में क्षारीय पीएच को बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो यहाँ पर ब्रूनर ग्रंथियां भी करती हैं, और यकृत से निकलने वाला हमारा पित्त लवण हमारा भी सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। मतलब लार ग्रंथि के संबंध में सही, तो ये मुख के अंदर स्थित होते हैं, यह गलत है। लार ग्रंथियां संख्या में 3 जोड़ी होती हैं, यह सही बात है। लार में इलेक्ट्रोलाइट सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन तथा लार एमाइलेज और लाइसोजाइम पाए जाते हैं, यह भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संरचना जो कि भोजन व वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग की तरह कार्य करती है तथा ग्रसिका व श्वास नाल इसमें खुलते हैं, तो इसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पतली लंबी नली जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकृति के थैली नुमा आमाशय में खुलती है। तो आपको यहाँ पर यह बात याद रख लेना है कि जे आकार का हमारा आमाशय होता है। और बोल रहा है कि आगे रक्तोत्पत्ति यानी कि हीमोपाइसिस के संदर्भ में इस जे आकृति की संरचना की क्या प्रासंगिकता, मतलब क्या इसका योगदान है। तो ये होगा कि इसके क्योंकि अपना आमाशय में अपना ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल यह कैजल के नैज कारक इंट्रिंसिक फैक्टर का स्राव करती हैं, जो कि विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करती है, जिससे कि हीमोपोइसिस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संरचना जो कि उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जो कि जठरागम, फंडिस, जठर निर्गमी भाग है। उपरोक्त कथन में दी गई संरचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यह हमें आमाशय के बारे में बता रहा है। तो देखते हैं आमाशय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर विकल्प यहाँ पर हमारे आमाशय के बारे में गलत है। तो हम सीधे सही आंसर को बताऊंगा मैं। इसका जठराम भाग हृदय से निर्वाहिका तंत्र के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए यह नाम दिए गए हैं, यह गलत है। और अन्य सभी जठरागमन भाग आमाशय, ग्रसिका, अवरोधनी इसमें खुलती हैं। फंडिस भाग वायु एकत्रित होती हैं। जठर निर्गमी भाग छोटी आंत में खुलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चित्र पर विचार कीजिए तथा सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। मैं आपको सीधे सही आंसर बता दूंगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है और इसका एक्सप्लेन कर देते हैं।
ए बोल रहा है हमारा ए, यहाँ पर हमारा यह हिपैटिक डक्ट है और यह तनुपित रस ले जाने का कार्य करते हैं। और हमारा बी हमारा यहाँ पर चित्र में ढंग से विजुअल नहीं हो रहा है, मैं इसको आपको पेलीग्राम में समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में सही जोड़ी में जाना है। देखते हैं जिह्वा, तो हमारा जिह्वा मुख गुहा के तल से फ्रेनुलम द्वारा जुड़ा होता है, यानी आई का डी देखते हैं सभी में है। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, तो यह वायु नाल इसमें खुलती है, तो दूसरा का सी। और सीकम यानी कि अंधनाल सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। और परिसेस्मिका यानी कि अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन में है निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कि कौन है गलत मिलान है, तो इसमें गलत है। तो हमारा सही पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, माल्टेज, ग्लूकोज नहीं यहाँ पर माल्टोज बनता है, इसलिए यह गलत है। चलिए बढ़ते हैं। तो अन्य आप देख लेते हैं बोलस, ग्रसनी, ग्रसिका निगलने की क्रिया है, मतलब ऐसे ही बोलस आगे बढ़ता है। भोजन HCl के साथ मिश्रण काइम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है इसमें ए और बी को भरना है। जो कि अग्नाशय से स्रावित होते हैं वह आंतरिक श्लेष्मा की अम्ल से रक्षा करते हैं, साथ ही क्षारीय माध्यम प्रदान करते हैं। तो हमारा ए और बी जो कि अग्नाशय से, तो जानते हैं कि अग्नाशय से बाइकार्बोनेट आयन और श्लेष्म दोनों स्रावित होते हैं। तो जो हमें यहाँ पर जो सही मतलब ऑप्शन है, मतलब पहले श्लेष्म और उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन, आप इस दोनों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रंथियां ग्रहणी में क्षारीय पीएच बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो ब्रूनर ग्रंथि भी सहायता करती हैं और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज भी सहायता करता है। इससे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्राव छोटी आंत में मुक्त किए जाते हैं। इनमें से कौन कौन सा छोटी आंत में मुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों ही छोटी आंत में मुक्त किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिनोजन को एंजाइम एंटेरोकाइनेज के द्वारा सक्रिय किया जाता है, जो कि आंतरिक म्यूकोसा द्वारा स्रावित किया जाता है। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा बेरी रोग किसके कमी के कारण होता है। तो हम जानते हैं कि बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है और विटामिन बी में थायमीन के कमी के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है पित्त वसा के इमसीकरण में सहायता करता है और उसे बहुत छोटी बूंदों में तोड़ता है। उपरोक्त क्रियाविधि की क्या प्रासंगिकता है तथा कौन से अणु इस क्रियाविधि में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि पित्त में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं, तो हमें इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि इमल्सीकरण के दौरान बड़ी वसा गोलिकाएं पित्त लवणों की सहायता से छोटी में तोड़ी जाती हैं, जो कि वसीय गोलिकाओं का सतही क्षेत्रफल लाइपेज की क्रिया के लिए बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंत्र श्लेष्मा यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकस में गोबलेट सेल होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। म्यूकस की ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं व गोबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्र स्राव अथवा संकस इंटेरिकस का बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि आंत में गोबलेट सेल होती हैं जो कि आंत्र म्यूकस का स्राव करता है। इसके अलावा म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिका और गोबलेट सेल के इस स्राव को आपस में मिलाकर आंत्र स्राव यानी कि सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, है ना। और बताना है हमें उपरोक्त कथन पर विचार करें तथा पता लगाए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम सक्कस इंटेरिकस में उपस्थित नहीं होता। तो इसमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता,
ये अपने पैंक्रियाटिक यानी कि अग्नाशयी रस में उपस्थित होता है। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा, अन्य आप पाए जाते हैं धन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें बोला है कि प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोज और अपना ABC डाइपेप्टाइड उपरोक्त अभिक्रिया में A, B और C इंगित करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन से या यहाँ पर नहीं, यहाँ पर गलत हो गया कि यहाँ पर डज नॉट, जो मतलब यहाँ पर कौन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर लाइपेज नहीं आ सकता क्योंकि ये सभी प्रोटीन से संबंधित है। तो ट्रिप्सिन भी होता है प्रोटीन पाचन से संबंधित, और काइमोट्रिप्सिन भी होता है, और कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी होता है, और ये सभी अपने अग्नाशय में स्रावित होते हैं। यह भी याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला सामान्य पाचक विकार है। तो बोल रहा है कि जीवाणुओं और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला सामान्य पाचक विकार, तो इनसे सामान्य होने वाला सामान्य पाचक विकार है एंटेरिटिस है, जो कि इनसे होने वाला सामान्य पाचन विकार है। तो चलिए बढ़ते हैं